students, welcome to Legendary Lecture Series. I am Dr. Surendra Kumar from University of Delhi. आज हम एपिसोड में देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, रेफरेंस टू 10th क्लास टेक्स्ट बुक, दैट इज इंडियन कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट सेकंड. सो नेशनलिज्म इन इंडिया एंड फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हम लोगों ने पाया कि with the emergence of idea of nation, people redefined their way of looking towards past as well as the present. यानी कि अपने अतीत को और अपने वर्तमान को नए संदर्भ में लोगों ने देखना शुरू किया, और एक शेयर्ड आइडेंटिटी, एक साझी जो पहचान होती है, उसको राष्ट्र के इर्द गिर्द बनाना शुरू किया. एंड दे यूज्ड वेरियस साइन एंड सिंबल. और अंत में हमने ये भी देखा था कि यूरोप का जो राष्ट्रवाद है धीरे धीरे कैसे यूरोप से बाहर साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो रहा था, और जब यूरोप का राष्ट्रवाद बाहर साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो रहा था, तो भारत में या एशिया में या लैटिन अमेरिका में कैसे वो साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो रहा था. तो साम्राज्यवाद के खिलाफ अमेरिका, एशिया, भारत में लड़ाई लड़ी. उन लड़ाइयों को हम जो है नेशनल मूवमेंट के रूप में देखते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रूप में देखते हैं. और एक बात ये भी हम देखते हैं कि जहां कुछ क्षेत्रों में ये आंदोलन हिंसक हुए, जैसे कि लैटिन अमेरिका हम देखते हैं कि वहां पे आजाद कराने वाली एजेंसी सेना थी, और दूसरी तरफ भारत या साउथ अफ्रीका जैसे देश भी हम देखते हैं जहां पे आजाद कराने वाली इकाई सेना ना होकर राजनीतिक या सामाजिक संगठन थे. तो लेट्स सी हाउ नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया एंड हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड इट्स ओन इम्पैक्ट. सो लेट अस स्टार्ट with the topic nationalism in India and its first chapter, First World War, खिलाफत movement and non-cooperation movement. जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान यदि आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे मास मूवमेंट, यानी कि आंदोलनों में लोगों की भागीदारी. ये आंदोलन किसी सेना द्वारा नहीं चलाए गए थे, बल्कि लोगों द्वारा चलाए गए थे. लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन का, ये जन आंदोलन का स्वरूप कैसे बना, हाउ इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मास मूवमेंट. तो भारत में जो वैचारिक स्तर पर साम्राज्यवाद का विरोध है वो लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, और 1885 से उसका एक अलग फेस हम देखते हैं. लेकिन जब हम जन आंदोलनों की बात करेंगे, कैसे ये आंदोलन मास मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ, तो आपको 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक की तरफ देखना पड़ेगा. और जब मैंने 20वीं शताब्दी बोला तो हम 1900 टू 2000 की बात कर रहे हैं. सबसे पहले भारत के जो जन आंदोलन है उनको इमीडिएट जो प्रभावित करने वाले कारण थे, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे अहम स्थान रखता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच यूरोपीय देशों के बीच लड़ा गया. लेकिन यूरोपीय देशों ने जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी वहां से भी बड़े पैमाने पे लोगों को लड़ने के लिए मोबिलाइज किया. अगर हम यूं कहें कि इसमें इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम इसका वास्टनेस की कितना बड़ा था वो कैसे समझे, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसमें लगभग 700 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था. 700 लाख सोल्जर्स इसके लिए मोबिलाइज हुए थे, और मरने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी थी. और ये संघर्ष 4 साल तक चलता रहा, और जैसे जैसे ये संघर्ष चला वैसे वैसे लड़ने वाले देशों के ऊपर ये दबाव आया कि वो युद्ध को चलाने के लिए पैसा उधार में ले. सो वार लोन एक बड़ा कंसेप्ट आया, और इस संदर्भ में ब्रिटेन को बड़े पैमाने पर अमेरिका से उधार में पैसा लेना पड़ा. तो युद्ध का मतलब ये हुआ कि वो ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ा उधार का कारण बना. ऐसे दौर में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने अपनी जो पैसे की समस्या थी उसको अपनी कॉलोनीज में भी ट्रांसफर किया. तो भारत इससे अछूता नहीं रहा. इट वाज नॉट अनटच्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ब्रिटेन के ऊपर खर्च बढ़ रहा था, वैसे वैसे किसानों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर टैक्सेस बढ़ रहे थे, रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, भारत के उद्योग बर्बाद हो रहे थे. तो ये तो एक पक्ष है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही थी. दूसरा, अगर हम सोचेंगे कि आम भारतीय पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि
ब्रिटेन ने भारत से 10 लाख लोगों को सैनिकों के रूप में लड़ने के लिए मोबिलाइज किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत से लगभग 10 लाख लोगों ने भागीदारी ली और अनुमान जो इतिहासकार बताते हैं उसमें लगभग 60,000 से ज्यादा लोग, भारतीय लोग इसमें मारे गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारतीय ह्यूमन रिसोर्स पे, मानव संसाधन पर भी नकारात्मक प्रभाव था, क्योंकि इन लोगों को जबरदस्ती दबाव के तरीके से सेना में भर्ती किया गया था। तो भारत में एक जो दो तरह की समस्याएं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आ रही थी, और तीसरा जो ब्रिटिश प्रशासन था उसकी अनदेखी के चलते हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में इस दौर में बड़े पैमाने पर महामारी भी फैल रही थी। वर्ल्ड वार के चलते जो फसलों की कीमतें हैं वो भी गिर रही थी। तो फसलों की कीमतें गिरने से, महामारी फैलने से भी हम देखते हैं कि भारत के जो समाज है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परेशानी की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा था। और अगर 1921 का सेंसस हम देखते हैं तो वो हमें बताता है कि इस पूरे महामारी से, खाद्यान्नों की कमी से भारत में लगभग 120 लाख लोग मर गए थे। तो इतने बड़े पैमाने पर जब भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते लोगों का नुकसान हुआ तो कहीं न कहीं एक विरोध की परिभाषा आने लगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो जन आंदोलन ही क्यों उभरा? तो जब हम इस जन आंदोलन को देखने की प्रयास करेंगे और इसको कौन लीड कर रहे थे उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हमें दिखाई देता है। महात्मा गांधी ऐसे प्रोफेशन से वकील थे, लेकिन जब 1915 में वो भारत लौटे उससे पहले 25 साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष किया था। और ये संघर्ष कोई आसान संघर्ष नहीं था। भारतीयों के अधिकारों के लिए कि वो भी इंसान हैं, उनके भी अधिकार हैं, उनको रजिस्ट्रेशन एक्ट ना थोपा जाए, उनके ऊपर बाकी टैक्स ना थोपा जाए, या उनके जो भी हित हैं उनको बचाया जाए, इसके लिए उन्होंने वहां पे अहिंसक तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करके आंदोलन चलाया। तो गांधी जी के पास एक अनुभव था और वो अपने आंदोलन को सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्य का आग्रह करना, होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ। तो गांधी जी का मानना था कि यदि आप अपनी बात पे कन्विंस्ड हैं, अगर आप अपनी बात को सही मानते हैं और उस सत्य बात को आप मनवाना चाहते हैं, तो आप अहिंसक तरीके से अपनी बात रखें और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो आपको शोषित करने वाला या जो आपका विरोधी है वो आपकी बात को समझे, और जब वो आपकी बात को समझेगा तो उसका दिल परिवर्तित होगा। इस तरह से आप बड़े से बड़े, छोटे से छोटे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो गांधी जी भारत में 1915 में अपने सत्याग्रह के प्रोग्राम के साथ लौटे, और जब वो आए तो आते हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 1916, 17, 18 में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में जो किसानों के और वीवर्स के जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष को उन्होंने भागीदारी ली। तो गांधी जी का आगमन एक तरह से सत्याग्रह का आगमन भी हम देखते हैं, और उसके साथ में जो आंदोलन अभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था उसको धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किसानों और गांव के क्षेत्रों में या बुनकरों के क्षेत्र में जुड़ने का भी प्रयास देख रहे हैं। तो एक तरफ गांधी जी का आगमन 1915 में होता है और वो अपने आप को 1918 तक अलग अलग किसान और बुनकर आंदोलन से जोड़ते हैं। वहीं 1919 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट को हम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहते हैं। इस एक्ट का पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन सवाल यह है कि ये रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट में प्रावधान था कि सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर करके किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। सो एनीबडी कैन बी अरेस्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी कोई भी रिव्यू नहीं होगा, उसका कोई भी ट्रायल नहीं होगा। जब भी हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसका ट्रायल होना ये दिखाता है कि उसको आपने मौका दिया कि वो अपनी बात कह पाए, और रिव्यू का मतलब है कि जिसको अरेस्ट किया गया अगर वो अपनी बात कहना चाहता है और उसकी बात में कोई सच्चाई है तो उसको व्यवस्था सुने ताकि उसके साथ न्याय हो। लेकिन रॉलेट एक्ट में ये दोनों ही बातें डिनाई कर दी।
गांधी जी ने 1919 के इस एक्ट में देखा कि अगर रोलेट एक्ट का विरोध नहीं किया गया या इसे इसी तरह स्वीकार कर लिया गया तो भारत में जो आजादी का आंदोलन है या जो विचार की अभिव्यक्ति है या अपने बात कहने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस आंदोलन, इस रोलेट एक्ट की गंभीरता को समझते हुए गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल के लिए उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन एक तरफ जहां गांधी जी अभी आंदोलन करने की प्रयास कर रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि रोलेट एक्ट को लेकर लोगों ने भी अपने तरीके से विरोध करना शुरू किया। रैलियां निकलने लगी, धरने प्रदर्शन होने लगे। अमृतसर में अगर हम देखते हैं कि 10 अप्रैल को बड़े पैमाने पर शांति जुलूस निकला। उधर 13 अप्रैल को जो बैसाखी का दिन है, उस दिन अमृतसर में लोगों ने इकट्ठा होकर जलियांवाला बाग में लोगों ने उत्सव के रूप में भी, लोग बैसाखी के रूप में भी एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। तो लेकिन हम देखते कि 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने जनरल डायर के नेतृत्व में जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई और जो आंकड़े हमें बताते हैं कि लगभग 1600 राउंड फायरिंग वहां पे हुई और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का देश के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया, पूरे देश में लोगों ने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए। दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों का दमन किया, लोगों को मारा गया। अगर आप फिगर नंबर 3 में देख पा रहे हैं तो कैसे जो आंदोलन करने वाले हैं उनको जमीन पर नाक रगड़वाई जा रही है। तो इस तमाम तरह की हरकतें ब्रिटिश हुकूमत उन्हें दबाने के लिए कर रही है। गाँव में बम फेंके गए। तो गांधी जी ने भी ये रियलाइज किया कि ये जो हिंसा, जो रोलेट एक्ट के आंदोलन को जब उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध के संदर्भ में जब आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ जा रहा था। तो गांधी जी को अपने आंदोलन को वापस लेना पड़ा और गांधी जी ने भी रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमें आंदोलन को मजबूत करना है तो हमें नए लोगों को इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन खत्म हुआ और हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने ये रियलाइज किया कि अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करना है तो उन्हें महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा, उन्हें हिंदू को जोड़ना पड़ेगा, उन्हें मुस्लिम्स को जोड़ना पड़ेगा, उन्हें गांव के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ आंदोलन को लेकर ये एक समीक्षा चल रही थी और हम देखते हैं कि 1919 में ही मुंबई में शौकत अली और मोहम्मद अली दो व्यक्तियों ने खिलाफत समिति का निर्माण किया और इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाने की बात की। अभी खिलाफत आंदोलन क्या है ये आपके जहन में सवाल आएगा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया गया तो वहाँ के राजा जिनको खलीफा कहा जाता था, उनकी मुस्लिम समाज में एक धार्मिक पहचान थी। तो खिलाफत कमेटी के माध्यम से लोग ये बात रखना चाहते थे कि खलीफा के साथ में कोई अन्याय ना हो या उन पे कोई दबाव ना डाला जाए। तो इस संदर्भ में खिलाफत समिति बनाई गई और उन्होंने आंदोलन शुरू करने की बात रखी। जब गांधी जी को इस आंदोलन से जोड़ने की बात रखेगी तो गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं उसका दायरा बढ़ाने का एक उसमें अपने आप को समझा कि कैसे इस दायरे को हम बढ़ा सकते हैं। तो जहां गांधी जी स्वराज की मांग कर रहे हैं वहीं खिलाफत कमेटी अपने अधिकारों की मांग कर रही है। गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज को जोड़ने का प्रयास किया कि अगर ये दोनों आंदोलन एक साथ मिलकर चलें तो खिलाफत आंदोलन भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं स्वराज का आंदोलन भी बढ़ेगा और आने वाले दौर में राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वहां पे खिलाफत और स्वराज के आंदोलन को साथ में रखने की बात की और उन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन सवाल है कि असहयोग होता क्या है और ये असहयोग कैसे होता है। तो गांधी जी का मानना था कि साम्राज्यवाद की जो बुनियाद है, साम्राज्यवाद का जो आधार है वो है कि जब कॉलोनियों के लोग साम्राज्यवादी व्यवस्था से कॉपरेशन करते हैं, सहयोग देते हैं तो वो साम्राज्यवादी व्यवस्था चलती है और जब साम्राज्यवादी व्यवस्था से कॉलोनी के लोग सहयोग नहीं करेंगे तो साम्राज्यवादी व्यवस्था अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
तो ये असहयोग कैसे होगा? तो गांधी जी ने इसके लिए कुछ प्रोग्राम दिए कि आप असहयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत की सेवाएं हैं, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो परिषद में भागीदारी हो, चाहे वो कोर्ट में भागीदारी, इन सब का बहिष्कार होना चाहिए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी पुरस्कार ब्रिटिश सरकार ने दिए हैं उन सब पुरस्कारों का बहिष्कार होना चाहिए। विदेशी सामान का बहिष्कार होना चाहिए। तो गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज को जोड़ने की जो मुहिम कलकत्ता सेशन 1922 में चलाई थी, अंततः उन्होंने नागपुर सेशन 1920 यानी कि दिसंबर 1920 में जो नागपुर में सेशन हो वहां पे उन्होंने ये सफलता प्राप्त की और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को अप्रूवल दे दिया। लेकिन इस आंदोलन में किन लोगों ने भागीदारी ली, ये आंदोलन कैसे चला, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अच्छा, हमने इस एपिसोड में देखा फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, सेकंड गांधी जी का आगमन और सत्याग्रह की शुरुआत, थर्ड रोलर एक्ट और उसका विरोध, और फोर्थ हमने इस यूनिट में पढ़ा कि कैसे स्वराज और खिलाफत के आंदोलन के साथ जुड़कर जन आंदोलन की शुरुआत हुई। I hope you enjoyed this video. In the next episode, we will learn about different strands within the movement. Keep watching Legendary Lecture Series. Thank you.